देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रायन और सीएम पंक के रीमैच को लेकर ब्रायन का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में मुस्तफ़ा अली के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग ग्रैंड स्लैम को लेकर एईडब्ल्यू ने स्टेडियम में न्यू सीट ओपन कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कंपनी के शटडाउन होने को लेकर एंटी एईडब्ल्यू फैन अकाउंट ने एईडब्ल्यू पर पिटीशन फाइल कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन शो की। गाइज यहाँ पर ये चीज़ तो आप सभी लोगों को याद होगी, एईडब्ल्यू के ऑल इन का जो फॉल आउट कोलिजन हुआ था वो यहाँ पर एईडब्ल्यू हिस्ट्री का पॉसिबली सबसे घटिया कोलिजन था। और उस कोलिजन के काफ़ी रैंडम मैचेज होने की वजह से उस शो को मात्र यहाँ पर 2,89,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो नॉर्मल टाइम स्लॉट पर एईडब्ल्यू की लोएस्ट व्यूवरशिप थी। बट गाइज यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू ने जब ऑल आउट का गो होम एडिशन कोलिजन शो किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के लास्ट वीक से बेटर होने के बाद दी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन ने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो की व्यूवरशिप एईडब्ल्यू हिस्ट्री के और भी किसी भी शो के मुकाबले अब तक की सबसे लो व्यूवरशिप है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन को मात्र यहां पर 1,57,000 व्यूवरशिप मिली गई और 1,57,000 व्यूवरशिप के साथ एईडब्ल्यू का ये कोलिजन शो पिछले 5 साल में एईडब्ल्यू का लोएस्ट व्यूवरशिप वाला शो बन चुका है, क्योंकि आज तक यहां पर एईडब्ल्यू के रैंपेज शो को भी इतनी कम व्यूवरशिप नहीं मिली गई। और एईडब्ल्यू के 1,57,000 व्यूवरशिप के बाद अब एईडब्ल्यू का ये शो एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे फ्लॉप कोलिजन बन चुका है। और डेफिनेटली इस शो की इतनी लो व्यूवरशिप का रीजन और कुछ नहीं बल्कि एईडब्ल्यू कोलिजन के टाइम स्लॉट का चेंज होना है। गाइड यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली एईडब्ल्यू कंपनी सैटरडे को कोलिजन ब्रॉडकास्ट करती है, बट सैटरडे को ऑल आउट पेपर व्यू होने की वजह से एईडब्ल्यू ने इस हफ्ते फ्राइडे को कोलिजन को ब्रॉडकास्ट किया। और फ्राइडे को एईडब्ल्यू का कोलिजन शो फॉक्स नेटवर्क के आखिरी स्मैकडाउन के साथ हेड टू हेड गया था। और स्मैकडाउन के साथ फॉक्स नेटवर्क पर हेड टू हेड जाना एईडब्ल्यू कोलिजन को बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। और मात्र यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को 1,57,000 व्यूवरशिप मिली गई, जो मेरे हिसाब से काफी जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने कोलिजन के रिव्यू में कहा था, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो भी कोई खास बढ़िया नहीं था और शो के मेन इवेंट को छोड़कर पूरा शो यहाँ पर काफी ज्यादा बोरिंग था। वेल गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू के कोलिजन के लो व्यूवरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मुस्तफ़ा अली के अपीयर होने की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर मुस्तफ़ा अली की, तो गाइज मुस्तफ़ा अली के टीएनए को लीव करने के बाद जब इस हफ्ते शिकागो में एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू हुआ तो एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर मुस्तफ़ा अली को देखा गया था। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के शुरू होने के पहले मुस्तफ़ा अली अरीना के बाहर काफी सारे फैंस के साथ यहाँ पर मीट एंड ग्रीट करते गए। और इसके बाद यहाँ पर ऑल आउट के पूरे शो के दौरान मुस्तफ़ा अली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर होते गए। और गाइज क्योंकि मुस्तफ़ा अली यूएसए के अंदर शिकागो में ही रहते गए, तो गाइज इसीलिए शिकागो में एईडब्ल्यू के शो होने की वजह से मुस्तफ़ा अली एईडब्ल्यू के शो पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए थे। और वो यहाँ पर पूरे शो के दौरान एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और अभी तक ये क्लियर नहीं गए कि मुस्तफ़ा अली के अपीयरेंस के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने मुस्तफ़ा अली को ऑन स्क्रीन पर लाने का कोई प्लान किया है या नहीं। वेल गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि मुस्तफ़ा अली को एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर आना चाहिए। बट गाइज जहाँ तक बात रही ऑल आउट की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू ओवर हुआ है तब से ही ऑल आउट को लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है। और जिस तरीके से हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी ने मेन इवेंट पर वायलेंट मैच किया, उसके बाद यहाँ पर लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई का हर फैन और हर लेजेंड एईडब्ल्यू को लेकर सोशल मीडिया पर हेट दे रहे गए। और लोगों का ये कहना है कि ऑल आउट के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो रेसलिंग बिजनेस में मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर ये हेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को शट डाउन कराने के लिए एंटी एईडब्ल्यू फैंस ने पिटीशन फाइल कर दी गए। और करंटली इंटरनेट के ऊपर एक एंटी एईडब्ल्यू अकाउंट के द्वारा एईडब्ल्यू कंपनी के शट डाउन होने के लिए 50 लोगों के सिग्नेचर लिए जा रहे गए। और जब यहाँ पर इनका ये गोल पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ पर ऑफिशियली वार्नर मीडिया को टैग करके एईडब्ल्यू को शट डाउन करने की डिमांड करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर इस पिटीशन के अंदर ये क्लेम करना है कि एईडब्ल्यू कंपनी मेन स्ट्रीम रेसलिंग कंपनी बनना डिजर्व नहीं करती गए और एईडब्ल्यू के शो को टीवी पर बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका शो काफी ज्यादा वायलेंट होता है और इसका यहाँ पर बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। और बेसिकली इस पिटीशन के द्वारा वार्नर मीडिया से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू के शो को अपने नेटवर्क से हटाए। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि इंटरनेट पर ये फालतू हरकतों से वार्नर मीडिया को कोई भी फर्क पड़ने वाला है। और गाइज मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि लोग यहाँ पर आज भी ऐसी
बचकानी चीजें क्यों करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक सेब्रे जूनियर करंटली जीवन क्लाइमेक्स विनर हैं और वो जल्द ही NJPW के अंदर IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट सेब्रे के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने से पहले अब जैक सेब्रे जूनियर ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर NJPW में उनके फैक्शन के अंदर एक न्यू मेंबर को लाने वाले गए। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जैक सेब्रे जूनियर NJPW के अंदर TMD के फैक्शन के मेंबर हैं, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर के इस फैक्शन के अंदर हमें यहां पर जापानीज सेंसेटर कोसाई फुजिता के साथ साथ माइको निकलस और सेन हेस देखने को मिलते गए। और अब यहां पर सेब्रे ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब से यहां पर करीबन 15 दिनों के बाद 29 सितंबर के ऊपर NJPW के डिस्ट्रक्शन शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनके फैक्शन का 4th मेंबर रिवील करने वाले गए। और जैक सेब्रे जूनियर के फैक्शन के अंदर वो यहां पर 29 सितंबर को एक न्यू मेंबर को रिवील करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वो कौन सा रेसलर होता है जो NJPW में आकर TMD के फैक्शन को ज्वाइन करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू AEW ग्रैंड स्लैम की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 15 फरवरी को AEW कंपनी 2025 के अंदर सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर ग्रैंड स्लैम पेपर व्यू करने वाले गए। और AEW के ग्रैंड स्लैम पेपर व्यू को लेकर ऑलरेडी AEW कंपनी प्री सेल के टिकट सेल कर रही गए। बट अब यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम को लेकर AEW कंपनी ने ऑफिशियली सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर न्यू सीट को ओपन कर दिया है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW कंपनी करंटली प्री सेल के अंदर स्टेडियम के अंदर सिर्फ यहाँ पर ग्राउंड सीट को सेल कर रही थी। और AEW कंपनी ने स्टेडियम के अंदर स्टेडियम के एक भी सीट को ओपन नहीं किया था। बट आज यहाँ पर ऑफिशियली अब AEW कंपनी ने स्टेडियम के अंदर न्यू सीट को ओपन कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर इस मैप को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बीच के अंदर आपको जो ग्रीन पोर्शन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर स्टेडियम के ग्राउंड सीट है, जो AEW कंपनी ने पिछले 15 दिन से ओपन करके रखा था। बट अब यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जो रियल सीट है उन सीटों को AEW ने ओपन किया है। और बात करें कि AEW ने किन किन सीटों को ओपन किया है, तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको भी जिन जगह के ऊपर ऑरेंज येलो या रेड पोर्शन देखने को मिल रहे हैं उन सभी सीटों को AEW ने ओपन कर दिया है। और गाइस सेक्शन 300, 500 और 700 के ऊपर AEW कंपनी ने करंटली काफी सारे सीट्स को ओपन कर दिया है। बट गाइस अब भी यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर AEW कंपनी ने 300 और 600 सेक्शन को ओपन नहीं किया है। और राइट साइड के ऊपर AEW ने अपर डेकर के ऊपर 700 सीट्स को ओपन नहीं किया है। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी अब यहाँ पर रेड, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन सीट को ओपन कर चुकी है, तो गाइस पॉसिबली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि करंटली स्टेडियम के अंदर AEW ने 60% सीट्स को ओपन कर दिया है, जिसकी कैपेसिटी लगभग कम से कम 30,000 होनी चाहिए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी ग्रैंड स्लैम के ऊपर इन सभी सीटों को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस ऑल आउट पर ब्रायन के सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद ब्रायन ने यहाँ पर शिकागो के अंदर उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया। यहाँ पर ब्रायन के इंटरव्यू के अंदर शिकागो में ब्रायन से ये पूछा जाता है कि AEW के अंदर वो कौन सा रेसलर है जिससे ब्रायन को मैच ना मिलना ब्रायन को रिग्रेट करता है। तो गाइस ब्रायन जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो AEW में कोई ऐसा रेसलर नहीं गए जिसका ब्रायन को ना फेस करना ब्रायन को रिग्रेट करता है। बट जब यहाँ पर ब्रायन से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि शिकागो ओन CM पंक जब AEW पर काम करते थे उस समय AEW के अंदर CM पंक के साथ ब्रायन ने काम क्यों नहीं किया, और क्या यहाँ पर ब्रायन इस चीज को लेकर रिग्रेट करते गए कि CM पंक और ब्रायन के 20 सालों तक अलग अलग कंपनी में साथ काम करने के बाद इन दोनों ने AEW के अंदर कभी भी एक दूसरे को फेस ऑफ नहीं किया। तो ब्रायन जवाब देकर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज को लेकर रिग्रेट करते गए कि AEW के अंदर फैंस को पंक और ब्रायन आमने सामने देखने को नहीं मिले, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर जब CM पंक AEW के अंदर आए थे तो गाइस CM पंक के बाद ही ब्रायन ने कंपनी को ज्वाइन किया था। और CM पंक और ब्रायन ने काफी बार बैक स्टेज के ऊपर AEW के अंदर एक साथ काम करने को लेकर बातें भी की थी। और अगर यहाँ पर CM पंक AEW कंपनी को लीव नहीं करते तो शायद AEW के अंदर ब्रायन यहाँ पर CM पंक को फेस करने भी वाले थे, क्योंकि ब्रायन यहाँ पर CM पंक को उनका काफी बढ़िया दोस्त मानते गए और वो यहाँ पर डेफिनेटली AEW के अंदर CM पंक के साथ रिंग शेयर करना चाहते थे। और वो ये बिलीव करते थे कि AEW में पंक और ब्रायन की स्टोरी लाइन AEW की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन होती। बट अनफॉर्चुनेटली CM पंक के साथ AEW में जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन को पंक का फेस करने का मौका नहीं मिला। और ब्रायन का ये कहना है कि अगर यहाँ पर CM पंक अब भी AEW में काम कर रहे होते तो शायद अब यहाँ पर फैंस को AEW के अंदर पंक और ब्रायन की राइवलरी देखने को मिलती। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि CM
पंक और ब्रायन के बीच में अब यहाँ पर कभी भी मैच होने वाला है। वेल गाइज, आप यहाँ पर पंक और ब्रायन के बीच में वन लास्ट मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।